बेटा लास्ट क्लास में हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे, तो हमने प्रॉपर्टीज भी सारी पढ़ ली थी और उसके बाद उनको वन बाय वन हम प्रूव कर रहे थे। तो प्रूव करने में हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1, 2, 3 जो भी मैंने लिखी थी उनके नंबरिंग के अकॉर्डिंग 3 प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव कर चुके थे और 4th प्रॉपर्टी हमने ये लिखी थी। आज हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बेटा इसको प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड से भी प्रूव करके ला सकता हूँ और मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। तो आप देख लीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड से ही ले लें। लेफ्ट हैंड साइड पे है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब इससे ये प्रूव करने के लिए यहां पर मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। माना x इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टी, ये हम मान लेते हैं। देखिए क्योंकि मुझे इससे ये सॉल्व करके लाना है, इसलिए मैं x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी मान लेता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि आप x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी ही क्यों मान रहे हैं और क्यों कुछ नहीं माना जा सकता। तो बेटा ध्यान रखिए, अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते तो आप a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मानते, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मानते, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी सिचुएशन पे x की वैल्यू कितनी आती, x की वैल्यू उधर ले जाओ, t इधर लेते जाओ, तो x की वैल्यू हो जाती a प्लस बी माइनस टी। तो अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते तो आप a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लेते, तब तो कोई प्रॉब्लम ना होती। उसी तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू a प्लस बी माइनस टी मान ले रहे हैं, बस इतना सा है खाली। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड्स का, तो dx विल बी इक्वल टू a कांस्टेंट b कांस्टेंट, सो देयर डिफरेंशिएशन विल बी 0। माइनस t का क्या होगा, माइनस dt। अच्छा, अब क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, वेरिएबल x से t बदल रहे हैं, तो लिमिट्स भी मुझे बदल लेना चाहिए। यहां बदल लेंगे, इफ x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू, आप सबसे पहले वेरिएबल x की जगह a लिखोगे, उससे t की वैल्यू निकालोगे। तो x की जगह बेटा जब a लिख दोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, t इधर आ जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b। एंड इफ x इज इक्वल टू b देन t इज इक्वल टू, और अगर मैं अब x की जगह पर अपर लिमिट b लिखूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, फिर t इधर लाएंगे तो t इज इक्वल टू a आ जाएगा। हमने लिमिट भी चेंज कर ली और अब हम वैल्यूज अप्लाई करते हैं और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहीं पर अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, f की जगह पर f, x के स्थान पर a प्लस बी माइनस टी, तो मैं यहां लिख दूंगा a प्लस बी माइनस टी। x के स्थान पर हो गया, dx की जगह पर आप लिखेंगे माइनस dt, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस dt। लिमिट्स जो कि अभी तक a से b थी, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, जो कि a से b थी, अब वही लिमिट b से a हो जाएंगे, लोअर लिमिट b और अपर लिमिट a, क्योंकि जब आप x की जगह a है तो t की वैल्यू b आई है, a है x का मान तो t की वैल्यू b आई है, और जब x की वैल्यू b है तो t की वैल्यू a आई हुई है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन हम बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी फ्रॉम b टू a। अब बेटा यहां पर दो प्रॉपर्टीज हम जो कि पहले ही कर चुके हैं उनको अप्लाई करना है मुझे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, देखिए मैं आपको बताता हूं।
यूजिंग प्रॉपर्टी, आप याद करिए एक प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम बी टू ए। याद आई प्रॉपर्टी आपको कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे, लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाओगे, फंक्शन वही रहेगा, तो एक नेगेटिव साइन आपको लाना पड़ेगा। मैं ये इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि हम लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं, इसे ऊपर और ए को नीचे रखना चाहते हैं, तो एक नेगेटिव मुझे लगाना पड़ेगा। अब एक नेगेटिव तो पहले से है, एक आप और लगा दोगे, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। देखिए ये आ गया, लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया और साइन भी बदल दिया। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और बेटा हम यहां पर यूज करना चाहते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और आप याद करिए जिसमें हमने एक बताया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। इस प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि आप जब चाहें तो फंक्शन वही रहेगा, लिमिट्स वही रहेंगी, आप जब चाहें अपने फंक्शन की वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और इससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज मैं एक काम करना चाहता हूं, ये हमारा जो फंक्शन है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें हमारा वेरिएबल t है, हम उस t वेरिएबल को चेंज करना चाहते हैं और x में बदलना चाहते हैं उसको। तो उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है कि आप वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं करें और उससे आपके आंसर में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम वेरिएबल t को चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके क्या लाएंगे, तो ये बड़ा सिंपल है, चेंज करके हम वही लाएंगे जिस वेरिएबल की हमको जरूरत है। ठीक है, अब t की जगह पर चेंज करके हम x लाएंगे, क्योंकि मुझे t की जगह x की जरूरत है, बदल देते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to, इस पे वेरिएबल चेंज कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ f of a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। और बेटा आप ध्यान से देखें, यही हमारी इस प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, वही हमारी प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते देखिए हमने राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लिया, समझ आ गया। दो प्रॉपर्टीज यहां पर, एक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमें दो और प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ा, जिनमें से एक प्रॉपर्टी में लिमिट्स इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी थी, नेगेटिव साइन आगे आ जाता है। एक प्रॉपर्टी वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी थी, जिसमें वेरिएबल चेंज हो जाएगा, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वेरिएबल चेंज करके क्या लिखेंगे आप, तो आंसर है जब वेरिएबल हम चेंज करते हैं तो हम अपनी हिसाब से, हमें जिस वेरिएबल की आवश्यकता होती है हम अपने वेरिएबल को उसी वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। जैसे हम t को बदला तो हमने x में चेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर के अकॉर्डिंग t को x में ही बदल के लाना था, हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी प्रूव कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूव करने। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5 में बेटा, ये प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो हमने जो 4 में प्रॉपर्टी को प्रूव किया है, आपको याद होगा उसका ही एक स्पेशल केस है। तो जिस तरह से हमने उसको प्रूव किया था, सेम उसी तरह से हम इसको भी प्रूव करेंगे। आप ध्यान से देखें, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। ओके, अब इसमें हमने मान लिया x इज इक्वल टू a माइनस टी। अब आप सोचेंगे ये कहां से आ गया, तो आप जब भी कभी इसी प्रॉपर्टीज को सॉल्व करें तो मैंने जैसे कि बताया, आप लेफ्ट से राइट भी ला सकते हैं, राइट से भी लेफ्ट ला सकते हैं। वैसे राइट से लेफ्ट लाना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है,
लेकिन मैं फिर भी लेफ्ट से राइट आपको निकाल के दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि राइट से लेफ्ट लाना अगर आसान है तो ये काम आप कर सकते हैं, इसलिए इट्स अवर ड्यूटी कि जो दूसरा मेथड है लेफ्ट से राइट लाना, ये मैं आपको करके दिखा दूं। तो उसके लिए आप एक छोटा सा तरीका केवल याद रखिए कि राइट हैंड साइड को देखिए क्या है। राइट हैंड साइड में है a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि a माइनस एक्स को क्या मानूंगा t, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम अब नहीं है ना। अगर a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी होगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x इज इक्वल टू क्या होगा, x बढ़ जाएगा t धरा जाएगा, तो x इज इक्वल टू a माइनस टी। तो राइट को प्रूफ करने के लिए अगर a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी लेना पड़ता है, तो लेफ्ट वाले को प्रूव करने के लिए x इज इक्वल टू a माइनस टी हम मान लेते हैं, बस उसका उल्टा कर देते हैं, कोई हम नई चीज नहीं करते। इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, dx is equal to a is constant term, so it will become minus dt। अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। इफ x is equal to 0, पहले वेरिएबल x की जगह 0 लेना पड़ेगा। इफ x is equal to 0 then t is equal to, x की जगह बेटा 0 लिख देंगे, फिर t आप इधर ले आएंगे तो t is equal to a आ जाएगा। एंड इफ x is equal to a then t is equal to, अगर x की जगह a लिख देंगे तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा, अब t की वैल्यू 0 बचेगी। अब रख देते हैं वैल्यूज, हमारा ये क्वेश्चन है इसी में रखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की जगह पर a माइनस टी, dx की जगह पर, या जो dx आप देख रहे हैं dx की जगह माइनस dt, तो वो हम माइनस यहां लगा देते हैं और उसके साथ dt। उसके बाद लिमिट्स जो कि 0 से a थी अभी तक, अब वो a टू 0 हो जाएगी, a टू 0। अब क्योंकि इसको तो मुझे ये लाना है, तो प्रूफ करने के लिए मुझे फिर से वही दोनों प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी। सो यूजिंग प्रॉपर्टीज सबसे पहले मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम b टू a। मतलब एक इस प्रॉपर्टी के तहत आप एक अगर लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन आपको लेना पड़ेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो मैं लिमिट को इंटरचेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि a ऊपर चला जाए, a अपर लिमिट बन जाए, 0 लोअर लिमिट बन जाए। तो इसके लिए तो मुझे लिमिट्स इंटरचेंज करना पड़ेगा। और क्यों मैं ऐसा करना चाहता हूं? क्योंकि यहां लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। तो इंटरचेंज करना चाहता हूं, लेकिन उसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कि एक नेगेटिव साइन मुझे लगाना पड़ेगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a विल बी इक्वल टू, लिमिट्स तो हम इंटरचेंज कर लेंगे, बाकी कहीं कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, 0 से a, लेकिन उसकी कीमत क्या है कि एक नेगेटिव लगाओ। अब एक नेगेटिव इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, एक नेगेटिव अगर हम और लगा देंगे इसमें तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस लगाने की हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। अब यहां पर हम एक दूसरी प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt फ्रॉम a टू b। ये प्रॉपर्टी हमको क्या करने के लिए अलाउ करती है? तो ये प्रॉपर्टी हमको ये करने के लिए अलाउ करती है कि आप अपनी मर्जी से अपने क्वेश्चन में जो भी फंक्शन है उसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। किसमें चेंज कर सकते हो? तो वो आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, अगर x है और आपको t की जरूरत है तो आप t लिख सकते हो, अगर t है आपको x की जरूरत है तो आप x लिख सकते हो। आज हमारे क्वेश्चन में t है वेरिएबल की जगह, और मैं x चाहता हूं तो मैं वेरिएबल को चेंज करके x में बदल दूंगा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a इज इक्वल टू, वेरिएबल चेंज करना है, मैं t की जगह x चाहता हूं, तो मैं लिख दूंगा f ऑफ a माइनस x dx
फ्रॉम 0 to a, और कहीं पर कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे। और इस तरह से आप देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई, और यही आपके क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है। और वैसे भी आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि प्रॉपर्टी नंबर जो 5 हमने लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 का एक स्पेशल कंडीशन है, और इसीलिए उसी तरह सॉल्व हुआ और ये आ भी गया। ठीक है, तो अब मैं इसे भी रेज कर देता हूं, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करने, प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके सामने लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इस प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करना है और ये लाना है। ठीक है, देखिए कैसे हम उसको सॉल्व करके ला सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a। इसमें सबसे पहले ही एक प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम c to b। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, और इस प्रॉपर्टी को हमने लास्ट क्लास में प्रूव भी करके दिखाया है, बताई भी गई, प्रूव भी की गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है जिसका हम x के सापेक्ष समाकलन करना चाहते हैं a से b तक, लेकिन अगर a से b तक के बीच में कहीं पर एक बिंदु c पड़ता है तो हम पहले उसे a से c तक समाकलित कर सकते हैं, फिर उसे c से b तक समाकलित कर सकते हैं। याद भी आ गई होगी अब आपको, यही हम यहां पर लगाना चाहते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये 0 से 2a तक मुझे इंटीग्रेट करना है। मैं एक काम करूंगा, 0 से 2a के बीच में कहीं ना कहीं a तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 0 से 2a के बीच में कहीं ना कहीं a पड़ेगा, तो हम 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर a से 2a तक इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो कैसे करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to 2a। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। समझ भी आ गया होगा आपको। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, मुझे इस टर्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस टर्म से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं इस टर्म को सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं आपको। इसे मैं यहीं रोक लूंगा, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 का दाहिने पक्ष का ये दूसरा पद मैं ले लेता हूं। ठीक है, समीकरण 1 के दाहिने पक्ष का दूसरा पद क्या है, दूसरा पद इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a to 2a। इसे कैलकुलेट करना है बेटा मुझे। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं। कैसे सब्स्टिट्यूशन, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। माना x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। आप ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी में इस तरफ 2a माइनस एक्स है ना, तो अगर इधर से आप प्रूव करते तो फिर आप 2a माइनस एक्स को t मानते, तो t अगर निकाल लेंगे तो 2a, अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2a माइनस टी से आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहां से मिलेगा dx, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी टी। ठीक है, अच्छा, dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये वैल्यू हम यहां पर, और हाँ, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं।
इफ x इज इक्वल टू वेरिएबल x में पहले a लिख के देखें, इफ x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू, x की जगह पर a लिखेंगे तो t इधर लाइए, a उधर भेज दीजिए, तो t इज इक्वल टू a आ जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 2a देन t इज इक्वल टू, अगर आप x की जगह 2a लिखेंगे क्योंकि अपर लिमिट 2a है, तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 0 रह जाएगी, ऐसा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to 2a विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी की वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो रखिए मान f ऑफ x के स्थान पर बेटा 2a माइनस टी आप लिखेंगे, 2a माइनस टी, साथ में dx के स्थान पर माइनस dt, तो माइनस dt के लिए माइनस हमने आगे कर दिया, ठीक है। लिमिट्स जो कि a से 2a हैं, अब वो लिमिट्स a से 0 हो जाएंगी, a से 0 हो जाएंगे। फिर यहां पर हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, आप देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम b to a। अब आप मतलब भी समझ गए होंगे प्रॉपर्टी का कि लिमिट्स इंटरचेंज कर लीजिए, एक नेगेटिव लेकिन लगा दीजिएगा। मैं यहां पर लिमिट्स को इंटरचेंज करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट a और अपर लिमिट 0 है, मैं चाहता हूं अपर लिमिट a बन जाए, लोअर लिमिट 0 बन जाए। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to 2a इज इक्वल टू, लिमिट चेंज हो जाएंगी और एक माइनस लगेगा, तो एक माइनस पहले से ही है, एक माइनस और लग जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस टी डी टी फ्रॉम 0 to a। अब अभी भी हमारा आंसर बना नहीं, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो इसमें अभी वेरिएबल t का यूज हो रहा है ये वेरिएबल x में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके वेरिएबल t को x में कन्वर्ट कर सके? आंसर इज यस, ऐसी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो चलिए यूज कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, मैं यहां पर ही लिख देता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt फ्रॉम a to b। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्या अलाउ करती है कि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो और किसको किस में चेंज कर सकते हो, जरूरत के मुताबिक आप अपने वेरिएबल को बदल सकते हैं। मुझे आज t की जगह x की जरूरत है तो मैं t की जगह x कर लूंगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to 2a, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a to 2a इज इक्वल टू, ये है और इसमें केवल वेरिएबल चेंज करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस x, 2a माइनस x और dt की जगह dx फ्रॉम 0 to a, और ये हमारा आ गया मान, किसका आ गया मान, तो बेटा ये समीकरण 1 के राइट हैंड साइड का जो दूसरा पद है इसकी वैल्यू आ गई है। आप देखिए ना, इसी का मान निकाल के हम लाए। ओके, अब हम इसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देते हैं। इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 पर आइए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 अभी मैंने ये लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, पहले इसको नोट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a प्लस इसकी जगह पर हमको लिखना है, और इसी की वैल्यू तो बेटा हम ये देखो निकाल के लाए हैं, तो मैं उसकी जगह पर ये नोट कर सकता हूं क्योंकि उसी की वैल्यू है। तो हम लिख देंगे इस जगह पर, तो क्या मिलेगा, f ऑफ 2a माइनस x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to a। और अब आप मिलाइए, देखिए
यही प्रॉपर्टी थी बेटा आपकी, ये जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखी थी वो प्रूव करके हम ले आए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से इस प्रॉपर्टी को कि ऐसे प्रूव किया जाएगा। अब इसमें ना लास्ट क्लास में हमने 2 कंडीशंस अप्लाई की थी, उसके बाद आप वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स हो तो इसका मान 0 आ जाएगा। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगी तो इसकी वैल्यू इसी का जस्ट डबल हो जाएगी। आप चाहें तो मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। कंडीशन फर्स्ट कि यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स विल बी माइनस एफ ऑफ एक्स, या पहले प्लस वाला नोट कर ले कि अगर हमने f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला, f ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स निकाला और वैल्यू ऑफ एफ एक्स आ गई, तो जब यहां पर f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह f ऑफ x लिखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगा। एंड एट दैट सिचुएशन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a विल बी इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to a, क्योंकि उस समय ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे और ऐड होके ये वैल्यू बना देंगे। इसके साथ मैं कंडीशन नंबर 2 भी यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। कंडीशन 2 कि यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की और वो वैल्यू आ गई माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर, सो एट दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 to 2a इज इक्वल टू, जब इसकी जगह पर माइनस एफ ऑफ एक्स लिखोगे, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये सेम तो हो जाएंगे लेकिन ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कैंसिल होके 0 बना देंगे। तो दोनों कंडीशंस भी हमने अप्लाई कर दी। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 जिसको हमने 6 नंबर पे लिखा हुआ था। आपको प्रूफ भी करके दिखाया हमने और उसमें दोनों कंडीशंस भी अप्लाई करके दिखाई। अब हम चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है सारा कुछ। बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये प्रॉपर्टीज भी प्रूफ करने के लिए आती हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 7 को प्रूफ करने, दैट विल बी द लास्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 7 को हमें प्रूफ करना है। मैंने प्रॉपर्टी 7 ये लिख दी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। इस पर बेस्ड हमने कल या पिछली क्लास में हमने सम और विषम फलनों को भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए इज इक्वल टू, बेटा यहां पर भी मुझे प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी एक, तभी हम इस प्रॉपर्टी में आगे बढ़ पाएंगे। तो आप देखें कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी हमको अलाउ करती है कि अगर आपको किसी फंक्शन को ए से बी तक के बीच में इंटीग्रेट करना है तो ऐसी सिचुएशन पे अगर ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है तो पहले आप उसे ए से सी तक इंटीग्रेट कर लें और फिर आप सी से बी तक इंटीग्रेट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही काम मैं यहां पर करना चाहता हूं। मैं इसमें कैसे करना चाहता हूं कि माइनस ए से प्लस ए तक मुझे इंटीग्रेट करना है, माइनस ए से प्लस ए तक। अब माइनस ए से प्लस ए तक के बीच में बेटा कहीं ना कहीं 0 जरूर पड़ता है, आप सभी को पता है। माइनस नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए तक 0 पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले माइनस ए से 0 तक इंटीग्रेट करूंगा और फिर 0 से ए तक इंटीग्रेट कर लूंगा उसको। ठीक है, यही हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये वाली। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू 0
पहले माइनस ए से 0 तक इंटीग्रेट कर लेंगे, अब 0 से a तक चले जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ये वाला काम कर लिया। अब इसका जो राइट हैंड साइड है इसमें मुझे इस टर्म से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो मेरा जनरल टर्म है, नॉर्मल टर्म है। इस टर्म से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेता हूं। ओके, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इस टर्म को, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 के राइट हैंड साइड में प्रथम पद लेने पर, राइट हैंड साइड का जो ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको हम यूज करेंगे। आप देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू 0, फ्रॉम माइनस a टू 0, इसे हम नोट करना चाहते हैं। अब इसके लिए करेंगे क्या, मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो यहां पर लिख देते हैं माना x इज इक्वल टू माइनस टी। आज हम इसको सॉल्व करने के लिए x की जगह पर माइनस टी रखने से हमारा काम बनेगा, क्योंकि यह f ऑफ माइनस एक्स है। तो अगर हम माइनस एक्स बराबर टी मानते, अगर मैं माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मानूंगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी। इस बेसिस पर x इज इक्वल टू माइनस टी हमने मान लिया। अब जैसे x इज इक्वल टू माइनस टी मानते हैं, आप तो जानते हैं हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, माइनस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे dt। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू माइनस a देन t इज इक्वल टू, देन t इज इक्वल टू, बेटा अगर x की जगह माइनस a लिखेंगे, उधर माइनस t, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू a आ जाएगा। एंड इफ x इज इक्वल टू 0, बिकॉज द अपर लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0, so if we write 0 in place of x, then what will be the value of t? Then t is equal to, x की जगह आप 0 लिखेंगे तो t की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर से ले लेते हैं। Therefore, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम माइनस a टू 0 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज लिखना शुरू करिए। f की जगह पे f लिखेंगे, x की जगह पर माइनस टी, x की जगह पर माइनस टी लिख दिया, dx की जगह पर माइनस dt, तो माइनस हमने आगे लिख दिया, dt यहां पर कर दिया। लिमिट्स में जो कि अभी तक माइनस a से 0 थी, माइनस a से 0, अब वो a से 0 बन जाएगी, a से 0 बन जाएगी, माइनस a से 0, तो अब a से 0 आ गई। अब इसमें भी मैं फिर से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा और इसको सॉल्व करके बड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म इसका लेके आऊंगा। तो आप देखें कौन सी प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम b टू a। अब आप समझ गए प्रॉपर्टी में यूज करने में क्या कर सकते हैं, हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं और उसके साथ एक नेगेटिव साइन मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट्स इंटरचेंज होंगी, एक नेगेटिव साइन लगेगा। तो अगर नेगेटिव साइन लगेगा तो एक तो नेगेटिव ऑलरेडी यहां पर है, एक नेगेटिव अगर और लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा और लिमिट भी इंटरचेंज हो जाएंगी। तो क्या वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx from minus a to 0 will be equal to integration of f of minus t dt from 0 to a। तो दो परिवर्तन आए, एक तो लिमिट्स चेंज हो गई, दूसरा एक नेगेटिव जब लगा होगा तो ये नेगेटिव प्लस बन गया होगा, यहां तक पहुंच गए। अब फिर से एक बार मुझे ऐसा लग रहा है, जरूरत मुझे समझ में आ रही है कि x का यहां पर, तो मैं इसको भी x में ही चेंज करना चाहता हूं।
तो मैं वेरिएबल चेंज करना चाहता हूं और t को x बनाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा कोई रूल है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है आपके पास? तो आंसर इज यस। हमारे पास ऐसी एक प्रॉपर्टी है विच अलाउ अस टू चेंज द वेरिएबल्स, और इसके अलावा उसमें कुछ भी परिवर्तन मुझे नहीं करना पड़ता, तो मैं वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा। यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equal to integration of f of t dt from a to b। तो लिमिट को ये वेरिएबल चेंज करके मैं x में लाना चाहता हूं, देयरफॉर, और उसमें ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from minus a to 0 will be equal to, वेरिएबल चेंज कर देंगे ना तो t की जगह x कर देंगे, इस तरह से आपका जो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। आप देखें f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a वही आ गया, और इतना करते ही हमारी इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड के पहले पद का मान भी आ चुका है। आप मिला लीजिए, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू 0, इसी की वैल्यू वो आई है। अब मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पर मैं वो नोट कर सकता हूं। ओके, तो चलिए नोट कर देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 का ये मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पर मुझे वैल्यू लिखनी है और क्या वैल्यू लिखेंगे वो निकाल के हम लाए हैं, नोट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस, ये हम ज्यों करते हो ऐसा ही लिख देंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। और इस तरह से बेटा आप देखिए आपने लास्ट प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर लिया है। छोटा सा डिफरेंस आ गया है कि बस टर्म आगे पीछे हो गए हैं, तो क्योंकि दोनों टर्म्स के बीच में पॉजिटिव साइन है इसलिए टर्म्स के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सही है। अब आप चाहें तो जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने इसमें भी कुछ कंडीशंस यूज की थी, यू कैन ऑल्सो यूज कंडीशंस। ओके, तो चलिए मैं यूज कर देता हूं। कंडीशन फर्स्ट, if f of minus x is equal to plus f of x, अगर कभी ऐसा हुआ कि f of minus x हमने सॉल्व किया और वो f of x आ गया, इसका मतलब फलन कैसा है, सम फलन। लास्ट क्लास में हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from minus a to plus a will be equal to, बेटा अगर f of minus x की जगह पर आपका f of x आएगा तो जब आप इसकी जगह f of x dx from 0 to a लिखेंगे तो ये और ये टर्म तो सेम हो जाएगी ना, तो जुड़ जाएगा और जुड़ करके वैल्यू बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from 0 to a। उस समय इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसी में हम कंडीशन 2 भी अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन 2, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगी उस समय तो आप समझ गए कि ये वाला फलन कौन सा फलन है, ये वाला फलन है विषम फलन, ऑड फंक्शन। दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो,
एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी। तो जब आप इसकी जगह पर माइनस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे टर्म्स के, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होके हमको जो वैल्यू देगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए, ये 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने दोनों कंडीशंस भी अप्लाई कर ली, और ये रही आपकी डेफिनिट इंटीग्रल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी के सारी आज हमने प्रूफ कर ली हैं, हमने उनको समझा भी। अब बाकी है तो बस इतना कि क्वेश्चंस में इनको कैसे यूज किया जाए। सो डोंट वरी, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सीखेंगे कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है। हाँ, एक चीज बेटा मैं और बता देता हूं, आपने देखा होगा कि बुक्स में लिखा रहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 से सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली इसमें प्रॉपर्टी है, मैं यहां पर बता देता हूं। प्रॉपर्टीज तो सभी टाइम के अकॉर्डिंग यूज होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू ए, जिसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप बुक्स देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं उनके क्वेश्चंस, तो आपने अधिकतर देखा होगा उन क्वेश्चंस में लिखा रहता है प्रॉपर्टी नंबर 4 से, तो अधिकतर बुक्स में प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख देते हैं और ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। कोई परेशानी नहीं है बेटा, वो भी सही लिख रहे हैं। और अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 पे लिखा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बुक जिन भी राइटर ने बनाई है उन राइटर ने अपनी बुक को लिखते समय इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नंबर 4 पे लिखा हुआ है, इसलिए वो बार बार प्रॉपर्टी ना लिख करके प्रॉपर्टी नंबर लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी उस रेफरेंस बुक में उस प्रॉपर्टी को 4 नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरे राइटर हो और वो इस प्रॉपर्टी को 5 पे लिख दें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। आप किसी भी नंबर पे इस प्रॉपर्टी को जाके लिख सकते हैं, कोई ऐसा बाउंडेशन तो है नहीं कि इस प्रॉपर्टी को 4 नंबर में ही लिखना है, इसके अलावा और कहीं नहीं आप ले जा सकते हैं, या 5 में लिखना है आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ना आप परेशान हो। हम जहां चाहें जिस नंबर पर चाहें इस प्रॉपर्टी को लिख लें जा करके, क्योंकि उन राइटर ने 4 नंबर पे लिखा है तो उन्होंने अपने हर क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी नंबर 4 से प्रॉपर्टी नंबर 4 से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सही है। अब हमने प्रॉपर्टी 5 पे इसको नोट करके प्रूफ करके आपको दिखा दिया। अब आप कंफ्यूजन में आ गए कि हम क्या लिखें, प्रॉपर्टी 4 लिखें कि प्रॉपर्टी 5 से लिखें। तो इसका सॉल्यूशन बेटा हमारे पास है, आप ना प्रॉपर्टी 4 से लिखिए और ना तो प्रॉपर्टी 5 से लिखिए। आपको एक काम करना है, जब भी जो भी प्रॉपर्टी यूज करोगे उस प्रॉपर्टी को ही लिख दिया करोगे। जैसे आपने देखा लेकर 1 से 7 नंबर तक की प्रॉपर्टीज को हमने यहां कैलकुलेट करके आपको दिखाया प्रूफ करके, लेकिन जब भी कोई प्रॉपर्टी मुझे लगानी होती थी मैं पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां पर प्रॉपर्टी यूज करनी थी तो मैंने प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लिखा कि प्रॉपर्टी 3 से प्रॉपर्टी 2 से, मैंने ये नहीं लिखा, मैंने पूरी प्रॉपर्टी ही लिख दी और तब वहां पर प्रॉपर्टी यूज करके दिखा दिया। इसके बाद एक प्रॉपर्टी मैंने फिर यहां पर यूज की थी तो मैंने उसका नंबर नहीं लिखा कि मैं ये 2 नंबर यूज कर रहा हूं कि कौन सा यूज कर रहा हूं, नंबर पूरी प्रॉपर्टी मैंने नोट कर दी यहां पे और इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने आंसर निकाला। इसके बाद एक और यूज की है प्रॉपर्टी हमने, तो उसका भी हमने नंबर नहीं लिखा हुआ है कि ये नंबर 1 है नंबर 2 है, हमने पूरी प्रॉपर्टी नोट कर दी है। तो आपको भी याद रखना है कि सबसे अच्छा तरीका ये है, बेस्ट मेथड ये है कि आप जब भी जो भी प्रॉपर्टी यूज करें उस प्रॉपर्टी को ही लिख दें, नंबर की अपेक्षा वो प्रॉपर्टी ही यूज कर देंगे तो आपका टीचर पर ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जाकर के। तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि मैं प्रॉपर्टी के नंबर के पीछे नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे प्रॉपर्टी लिखूंगा। आप भी प्रॉपर्टी लिखिए, मैं आपको भी ये एडवाइस करना चाहता हूं। ठीक है,
तो आज हम लोग अपनी क्लास में इतनी सारी चीजें कर लेते हैं। आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए, इनको रिवाइज करिए ताकि अच्छे से आपको आ जाए। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।